अरो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों का नाम था और राजस्थान प्रदेश की 10 सीटों पर आज आने वाली इस दूसरी सूची में घोषणा प्रत्याशियों की जा सकती है। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि 15 सीटों पर तो बीजेपी की तरफ से राजस्थान में ऐलान किया जा चुका है। अब जो आने वाली दूसरी सूची है उसमें बीजेपी की तरफ से 10 बची हुई राजस्थान की सीटों पर कौन कौन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है। 15 उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की सूची बीजेपी की तरफ से जो पहली 195 ओवरऑल प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें ऐलान हो चुका था। अब बाकी बची हुई 10 सीटों पर सभी को इंतजार है। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए हम सीधा उनका रुख करते हैं। तो ये आज माना जा रहा है विनीत कि आज राजस्थान की 10 सीटों समेत बाकी और दूसरी सूची के जरिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज बीजेपी जो है वो अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो है वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और तमाम सीटों को लेकर के जो दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई इसमें लगभग 3.5 घंटे से अधिक की मंथन जो है वो हुआ। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हमें सूचना जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह बताया जा रहा है कि 100 के लगभग जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। जो बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है जिसकी संभावना जो है वो जताई जा रही है, उसमें 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो हो सकती है। और बहुत संभव है इसमें राजस्थान के जो बचे हुए 10 सीटें हैं उसके अधिकांश उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी कर दे। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई थी और उस समय कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के घोषणा होने के पहले ही जो उम्मीदवारों के नामों की सूचना जो है या सूची जो है वो जारी कर दी थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव में यही स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी अपना रही है। अभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता जो है वो देश में नहीं लगा है, लेकिन बीजेपी की दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो हो गई है। और अब जो संभावना जताई जा रही है उसके अनुसार आज जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकता है, जिसमें 100 के लगभग उम्मीदवारों के नाम जो है वो हो सकते हैं और राजस्थान के 10 उम्मीदवारों के नाम भी इस दूसरी सूची में हो सकती है। जाहिर तौर पर अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस की लिस्ट से पहले ही जारी कर दी। जैसा आपने भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की तरफ से चुनावों के ऐलान से पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई थी और अब बची हुई 10 सीटों पर भी ऐलान हो जाएगा। बजाय इसके सोचे हुए कि कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों को तय कर लिया है राजस्थान में, बाकी 15 उम्मीदवारों को कब तय करेगी, कौन उम्मीदवार होंगे, बीजेपी अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियों को लेकर के आश्वस्त है और कहीं ना कहीं इसी को फॉलो जो है वो भी कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस को भी अब जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी सूची जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करनी पड़ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं जब हमारे बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति में या पॉलिटिक्स में चुनाव की घोषणा होने के पहले ही कोई ऐसी जानकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस तरह से पहली बार लिस्ट जारी हुई थी, हो सकती है दिल्ली में कुछ इस तरह की सूचना आई? जी, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो घोषणा के पहले जो है वो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जिस तरह से सामान्यतः बीजेपी में जब सूची जारी होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और निश्चित तौर पर पहली सूची भी जब जारी की गई थी उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें पहला नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। और इस बार भी जो है बड़े नाम जो है, बड़े चेहरे जो है वो देखने को नजर रखिए आप इस पूरे डेवलपमेंट पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और अब ये खबर डूंगरपुर से आ रही है, जहां पर पेपर लीक के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। बाबूलाल कटारा और उसके बेटे दीपेश की संपत्ति सीज की जा रही है। ईडी की टीम डूंगरपुर में इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बाबूलाल कटारा की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर में बेशकीमती कॉमर्शियल प्लॉट सीज किया गया है। मालपुर गांव में भी कृषि भूमि पर ईडी ने अपना बोर्ड लगा दिया है। यानी ये ईडी ने अब इस
संपत्ति को सरकारी संपत्ति के तौर पर बोर्ड लगाकर घोषित कर दिया है और अभी मालपुर में तीसरी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई चल रही है। बाबूलाल कटारा और उसके बेटे के नाम की 4 प्रॉपर्टी आज की सीज की जाएंगी। तो लगातार ये सीजिंग की कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। कल अजमेर में शेर सिंह मीणा के भी प्रॉपर्टी पर सीजिंग की यह कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई थी और अब आज ये खबर आ रही है, ये जानकारी मिल रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पेपर लीक में कार्रवाई करते हुए ईडी की तरफ से बाबूलाल कटारा और उसके बेटे दीपेश की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। तो ईडी की टीम डूंगरपुर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर बाबूलाल कटारा उसके बेटे की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर में एक तो बेशकीमती कॉमर्शियल प्लॉट है जिसे सीज किया जा रहा है। साफ तौर पर यही एक तरह से कहें कि ईडी ने जांच में पाया है कि इन संपत्तियों को गलत तरीके से पेपर लीक के जरिए पेपर बेचकर अर्जित किए हुए धन से इन संपत्तियों को कमाया गया और इसी लिहाज से यह कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक प्रकरण में आज डूंगरपुर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा जो कि पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे और पेपर लीक करने का आरोप था उनके ऊपर और पेपर लीक करने के उसके जरिए लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे। वो आरोप प्रमाणित होने के बाद में आज ईडी की टीम डूंगरपुर पहुंची है और बाबूलाल कटारा और उसके बेटे दीपेश कटारा की संपत्तियाँ सीज की जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड पड़ा है जो जिस पर लिखा है वो ईडी भारत सरकार का बोर्ड है। ये इस ज़मीन पर लगाया जा रहा है और कुछ ईडी के अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। जो बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा भी यहाँ पर साथ में चल रहे हैं, जिनको लेकर के ईडी साथ में आई है। अभी तक कुल 2 संपत्तियाँ अटैच की जा चुकी हैं और तीसरी संपत्ति यहीं पे पास में गांव में जहाँ पर थोड़ी देर में ईडी की टीम पहुंचेगी। इस प्रकार कुल 5 संपत्तियां आज जो है बाबूलाल कटारा और उसके बेटे दीपेश कटारा की अटैच की जानी है, जिस पर भारत सरकार का कब्जा आज के बाद से होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ईडी के अधिकारी हैं जो फ़ोन पर अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क में है। ये जो ज़मीनें हैं बाबूलाल कटारा के ऊपर आरोप है कि ये उन्होंने पेपर लीक प्रकरण से कमाए रुपयों से खरीदी थी और इसीलिए इन संपत्तियों को आज जो है वो ईडी जब्त कर रही है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। अजमेर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ईओ भर्ती 2023 घूसकांड में एसीबी ने एंट्री कर दी है। जयपुर एसीबी की टीम ने मंजू शर्मा से पूछताछ की है। चैम्बर में पूछताछ के बाद सचिव से मिलने पहुंची एसीबी की टीम। थोड़ी देर में एसीबी की टीम आरपीएससी से बाहर निकलेगी और रिश्वत मामले में आरपीएससी सदस्य मंजू से यह पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर ये तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। अजमेर में आज ये बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर ईओ भर्ती 2023 घूसकांड में एसीबी ने एंट्री की है और एसीबी की तरफ से जांच की जा रही है। जयपुर एसीबी की टीम बाकायदा मंजू शर्मा से पूछताछ कर रही है। मंजू शर्मा से पूछताछ करने के लिए चैम्बर में ये पूछताछ की जा रही है। सचिव हैं मंजू शर्मा, जिनसे मिलने के लिए एसीबी की टीम पहुंची है। थोड़ी देर में एसीबी की टीम आरपीएससी से बाहर निकलेगी। अशोक सिंह भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस मामले में अब एक तरह से कहें कि एसीबी की एंट्री हो गई है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है आरपीएससी सचिव मंजू शर्मा से। बिल्कुल बात कर रहा है, जिनसे पूछताछ होनी है। नहीं, अभी तक तो इन दोषी है ना, आगे जैसा भी होगा। इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? नहीं, अभी अनुसंधान चल रहा है और उसके आधार पर आगे जो भी हमारे अधिकारी उच्च अधिकारियों से होके और उसके बाद में जो भी होगा उसका। दोनों के नाम किस तरह से है? क्या अशोक सिंह भाटी फोन के जरिए इस वक्त एसीबी अधिकारी से बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको ऑडियो को और सुनने की कोशिश करते हैं। आयोग के जो इनके सदस्य मंजू शर्मा और इनके संगीत आर्य के नाम से जो है पैसे में कुछ संबंध में कोर्ट के अंदर बात आई थी कि दोनों के बयान लेने को लेकर नहीं, कोर्ट में तो कोर्ट ने हमें इसमें जो है डायरेक्शन दी है कि इसके अंदर अनुसंधान करके और अगर इसमें किसी लोक सेवक की अगर कोई भूमिका पाई जाती है तो उसको आगे। कोई अधिकारी की लिप्तता है सर? नहीं, अभी तक मैं इस स्टेज पर ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी हमारा अनुसंधान करता है।
संबंधी जो इसमें कोई पूछताछ की गई है? नहीं, हमने सिर्फ जो प्रकरण संबंधी उनसे जो है जो बिंदु है हमारे उनसे पूछताछ की है, मतलब और कोई रिकॉर्ड हमने अभी तक यहाँ से नहीं लिया। मतलब नहीं, उससे संबंधित इनसे अनुसंधान किया गया है, जो हमने पहले अरेस्ट किया है उनसे संबंधित मुकदमा कितने नाम है उसमें हमारे 4 थे जो पूर्व में गिरफ्तार हो सकते हैं। सर आप सचिव से भी मिलके आए थे, ये कौन सी बैठक थी? मतलब आप सांकेतिक मिलके आए थे या कोई सवाल जवाब? नहीं, सचिव साहब से तो हमें सिर्फ एक यहाँ आए हैं क्योंकि उनके यहाँ ऑफिस में आए थे, उसके बाद उनसे मिल के आए सचिव साहब। अभी अनुसंधान चल रहा है। तो एसीबी के एडिशनल एसपी थे जिन्होंने तमाम जो बात है वो अंदर बताई। बिल्कुल अशोक, दर्शक इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं, आपको भी मेरी मैं उम्मीद करता हूं आवाज सुन पा रहे होंगे। मुख्य तौर पर क्या कुछ कहा एसीबी अधिकारी ने? जी बिल्कुल, जो एडिशनल एसपी है एसीबी के जयपुर से आए, जिन्होंने बताया कि जो मंजू शर्मा है सदस्य, उनसे विस्तृत पूछताछ यहाँ पर की गई है और उनसे उनका जो बयान है वो लिया गया है। हालांकि बयान क्या दर्ज किया गया है वो बताने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन अलग अलग विषयों पर उनसे बातचीत की गई। कई मुद्दों पर उन्होंने अपने जवाब दिया है और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया है। उसके बाद उन्होंने सचिव से भी मुलाकात की है। सचिव से जो उनका ये कहना है कि सांकेतिक मुलाकात हुई थी, इस विषय से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मंजू शर्मा से जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें उनका नाम था, तो उनसे बयान दर्ज किया गया है कि क्या वह इस मामले में लिप्त थी या फिर जो उनके कोई सदस्य है या और कोई जो उनके सहयोगी हैं वो इसमें थे क्या। तो तमाम विषयों को लेकर पूछताछ के बाद ही जो है अभी जांच जारी है और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है इस विषय को लेकर भी अभी विस्तृत पूछताछ की जानी है। जी अशोक सिंह भाटी, आप नजर बनाकर रखें इस खबर पर, आगे बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आइए देखिए जोधपुर की बड़ी खबर बताते हैं आपको बैक टू बैक। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आय से ज्यादा संपत्ति मामले में रेड डाली गई है। आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा है। बीकानेर के जिला आबकारी अधिकारी हैं मोहनलाल पूनिया, जिनके ठिकानों पर यह छापा मारा गया है। बीकानेर और जोधपुर के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। एसीबी की तरफ से बेनामी और बाकी अन्य संपत्ति होने को लेकर जांच चल रही है। अलग अलग बैंक खातों के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी खबर जानकारी जोधपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी की टीम की तरफ से रेड डाली गई है, छापे मारे जा रहे हैं। आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर ये एसीबी की मुहिम देखने में सामने आ रही है। बीकानेर के जिला आबकारी अधिकारी हैं मोहनलाल पूनिया और बीकानेर के जिला आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर के अलावा जोधपुर के इनके ठिकानों पर एसीबी की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाश की जा रही है कुछ ऐसी सामग्री की, ऐसे सामान की, ऐसे दस्तावेजों की जिनसे अपना केस पुख्ता किया जा सके। एक्शन में एसीबी टीम, दौसा और जोधपुर में छापेमारी, आय से अधिक मामले में कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की टीम एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। करीब 6 दिन पहले जहां एसएमएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रंजन लामा के ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं आज दौसा के महुआ में एक दिन पहले मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात होने वाले दिनेश मीणा के सरकारी और निजी आवास पर एसीबी की 4 टीमें छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। एसीबी की कार्रवाई अकबरपुर गांव और जयपुर में उनके निजी आवास पर हो रही है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ था। जानकारों की माने तो दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले में जांच के बाद सरकार ने डॉक्टर दिनेश मीणा को एपीओ किया था। इसके बाद सरकार ने एपीओ हुए डॉक्टर को फिर से पोस्टिंग दी थी। महुआ में ज्वाइनिंग करने के दूसरे ही दिन डॉक्टर दिनेश मीणा के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने जोधपुर में बीकानेर के जिला आबकारी मोहनलाल पुनिया के बीकानेर और जोधपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि पुनिया ने अपने परिवार के नजदीकी लोगों के नाम कई प्लॉट लिए हैं। इन्हीं आय से ज्यादा अवैध तरीके से बनाए गए पैसों से खरीदा गया है। परिवार के कई लोग भी इस सर्च में टारगेट पर हैं।
सूत्रों की माने तो नया डीजीपी मिलने के बाद एसीबी एक्टिव मोड पर है। प्रदेश के ऐसे सरकारी अफसर उनके निशाने पर हैं जिनके खिलाफ या तो आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ हो या फिर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का शक है। इसी कड़ी में एसीबी छापेमारी से पूरे प्रदेश में अफसर खौफ में हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर 12 से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर मामला दर्ज किया गया। मांगरोल चेयरमैन कौशल सुमन, ठेकेदार अंकित बोरडिया, युवक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कूट रचित दस्तावेज तैयार कर आचार संहिता के दौरान टेंडर में फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज किया गया। फर्जी नोट शीट चलाकर निविदा जारी करने के मामले में मांगरोल थाने में मामला दर्ज किया गया है। डीएमएफटी मद से मिट्टी भराई के करीब 1.5 करोड़ के ये टेंडर थे और इन टेंडर में कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करके गड़बड़ी की गई है। इस आरोप में मामला दर्ज किया गया। बड़ी खबर 12 से आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया मुश्किल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मांगरोल चेयरमैन इनके अलावा यानी कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के अलावा मांगरोल के चेयरमैन कौशल सुमन, ठेकेदार अंकित बोरडिया, युवक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके आचार संहिता के दौरान, यानी जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, उसी दौरान ये टेंडर में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। और ये बड़ी खबर चूरू से आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमीरवास पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया। ग्रामीणों की तरफ से पुलिस की गाड़ी में हमला करके तोड़फोड़ की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। भैंसली गांव घर में आग लगने का यह पूरा मामला था। मामले को लेकर भैंसली गांव पुलिस पहुंची थी और उसी दौरान ये मामला बिगड़ा और फिर गांव वालों की तरफ से पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस के वाहन पर पथराव किया गया। ये देख सकते हैं आप, टूटे हुए शीशे और ये कैसी स्थिति यहाँ पर वाहन की, पुलिस वाहन है जो क्षतिग्रस्त हो गया है। चूरू की यह खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस के वाहन पर हमला किया गया। हमीरवास पुलिस की एक गाड़ी पर हमला ग्रामीणों की तरफ से किया गया है और इस तोड़फोड़ में, इस हमले में पुलिस पर ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि मारपीट की गई थी और इसी वजह से ग्रामीणों ने हमला किया है। और ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कितना क्षतिग्रस्त पुलिस का यह वाहन हो गया है। सीकर की खबर बताते हैं, जहां पर पोस्टर पर पार्टी प्रवक्ता ने ही सवाल उठा दिए हैं। जालोर सिरोही प्रत्याशी वैभव गहलोत के पोस्टर पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रत्याशी के पोस्टर में गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनका फोटो नहीं है। सीकर जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल ने इस पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, डोटासरा का फोटो पोस्टर में नहीं होना कहां तक सही है। तो ये एक तरह से कहें कि अंदरूनी कलह सामने निकलकर कांग्रेस की सामने आ रही है। जोधपुर की खबर आपको बताते हैं। जोधपुर का यह मामला, जिसमें निजी अस्पताल में मरीज की मौत में परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, बहस हो गई। परिजनों ने शव उठाने से फिलहाल इनकार कर दिया। एफआईआर दर्ज नहीं होने तक शव उठाने से परिवार वालों का मना करने की बात सामने आई है। मरीज की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि परिजन काफी नाराज हैं। निजी अस्पताल का यह मामला है। जोधपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिवार वालों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार किया है। एफआईआर दर्ज नहीं होने तक शव उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मरीज की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें देखिए पुलिस की तरफ से समझाने के सामने आई। तो तीखी बहस और पुलिस की तरफ से समझाने बुझाने की कोशिश की तस्वीरें जोधपुर की है। मामला दरअसल एक मरीज की मौत के बाद उठा है। चूंकि निजी अस्पताल में मरीज की मौत होती है, परिवार वालों का यह आरोप लगाया जाता है अस्पताल पर कि लापरवाही के चलते उनकी मरीज की जान चली गई है। पुलिस वहां पहुंचती है, तीखी नोकझोंक और बहस पुलिस के साथ होती है। सिरोही में सीवरेज का काम चल रहा था, उसी दौरान एक हादसा हो गया। उस पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे में घायल 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसा सीवरेज का चैम्बर धंसने से हुआ था। मलबे में 4 मजदूर दब गए थे। अभी 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, बाकी 2 मजदूरों का इलाज जारी है। तो सिरोही में सीवरेज के काम के दौरान अचानक हादसा हो गया था और सीवरेज का जो चैम्बर था वो धंस गया था। 4 मजदूर इसमें धंस गए थे।
2 मजदूरों की जान चली गई है। खबर आ रही है 2 मजदूर अभी जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो 2 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था घायल हुए मजदूर को बाहर निकालने का। 4 मजदूर धंसे हुए थे और जो 2 मजदूर हैं उनका अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ है। ईंट पत्थरों से पालिका के कर्मचारी पर हमला किया गया। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया है। दोबारा कार्रवाई शुरू कर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 1 का यह मामला है। कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी, फिर वहां पर यह स्थिति बनी। श्री गंगानगर की खबर है, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर अमले की तरफ से की जा रही थी। उस टीम पर ईंट पत्थरों से स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। काफ़ी वहाँ पर स्थिति बिगड़ती हुई दिखी, लेकिन पालिका कर्मचारी पर जब हमला हुआ तो फिर पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया और अब दोबारा ये कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि कैसे जो भीड़ थी, जो स्थानीय लोग थे, उनकी तरफ से ईंट पत्थर वहां नगर परिषद के अमले पर फेंकी गई। कोटा ग्रामीण के सांगोद इलाके में एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। जूते और चप्पल से पिटाई करने का लाइव वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। किस तरह से ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक लड़की ने जब उसके साथ छेड़खानी की गई जैसा उसका आरोप है, फिर उस मनचले को उसने बेतरतीब तरीके से पीटा है। युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया और कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने कपड़े फाड़ दिए और अपहरण करने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने एक अन्य पीड़ित महिला ने साथ मिलकर जमकर मारपीट की। तो 2 पीड़ित महिला थी, तो दोनों पीड़ित महिलाओं ने इस सिरफिरे की कह लीजिए या इस मनचले की जमकर पिटाई की, जो कि अपहरण की धमकी दे रहा था, जो इन महिलाओं के कपड़े फाड़ रहा था, जैसे आरोप इन महिलाओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सोलर प्लांट में काम को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मारपीट में 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हो चुकी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में शिवरात्रि पर करंट हादसे में झुलसे एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है, जबकि एमबीएस अस्पताल से 2 बच्चों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। 7 साल के बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ी। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, साथ ही कार्डियक अरेस्ट भी हो गया। डॉक्टरों ने सीपीआर दिया और रात करीब 10:30 बजे उसकी मौत हो गई। अब अस्पताल में 4 बच्चे भर्ती हैं। बीच बीच में कोई कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर हो रही है, क्योंकि इनके बॉडी में मल्टीपल बर्न है। दरअसल 8 मार्च को कलश यात्रा निकालते समय हादसे में 18 बच्चे झुलस गए थे। इनमें से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। सांचौर में भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है, जहां पर कार और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार एक ही परिवार के 3 युवक थे। सूचना पर जिला कलेक्टर समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। सांचौर के कारोला में यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये सड़क दुर्घटना हुई है। कार और डंपर के बीच ये टक्कर हुई। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बारां जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में मंगलवार को बिजली बिल बकाया होने पर बिजली ट्रांसफार्मर उतारते गई टीम और पुलिस जवानों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इसमें कुछ कर्मचारियों को चोटें आई हैं। ग्रामीणों के हाथों में लाठियां और हथियार देकर टीम ट्रांसफार्मर वहीं छोड़कर निकल गई। बाद में मोटपुर थाने पहुंचकर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।